Hello friends, I hope you all are doing good. My name is Arshpreet and today I'm going to teach you about resolving power of optical instruments. Optical instruments के बारे में हमने पढ़ा था रे ऑप्टिक्स में. ह्यूमन आई, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, दीज ऑल वर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द रिजॉल्विंग पावर. रिजॉल्विंग पावर बेसिकली क्या होता है? देखिए, आपके सामने कोई दूर पेड़ है, राइट? दूर से आप नहीं देख सकते कि किसी एक ब्रांच के ऊपर कितनी लीव्स हैं. आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते उसको, राइट? बट जैसे जैसे आप उस ट्री के पास जाते हैं तो आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि इसमें कितनी लीव्स हैं एक ब्रांच में. तो क्या होता है कि जब हम उस ट्री के पास पहुंच जाते हैं, सपोज दिस इज अ ट्री. अगर मैं इसको यहां दूर से देख रही हूं तो मैं उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकती हूं कि उस ब्रांच पर कितनी लीव्स हैं. बट जैसे जैसे मैं इसके पास आ रही हूं, यहां आने के बाद मैं काउंट कर सकती हूं कि इसमें 1 2 3 4 एंड 5 लीव्स हैं. तो ऐसा क्या हुआ कि मैं अगर इसके पास आई तो मुझे इतने अच्छे से दिखने लगा? बेसिकली यहां पास आने पे मेरी रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज हो गई. रिजॉल्विंग पावर बेसिकली क्या होता है कि हम कितने अच्छे से किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं. हाउ इजीली वी कैन रिजॉल्व टू नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, राइट? सो दिस इज बेसिकली नोन एज रिजॉल्विंग पावर. इनिशियली जब मैं यहाँ पर खड़ी थी तो इसके केस में जो मेरी आईज इस ट्री के साथ जो एंगल बना रही थी वो था थीटा. बट जब मैं आ गई इसके पास तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है दिस इज नोन एज थीटा. ये था डेल्टा थीटा. दिस इज नोन एज डेल्टा थीटा एंड दिस इज नोन एज द लिमिटिंग एंगल ऑफ रेजोल्यूशन. मतलब इस एंगल पर मैं डिफरेंशिएट कर सकती हूं इन दो लीव्स को, राइट? सो मेरे पास यहां पर रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. ये बेसिकली इफेक्ट आ क्यों रहा है कि अगर मैं दूर से देख रही हूं तो मुझे क्लियर नहीं दिख रहा, पास आने पर क्लियर दिख रहा है? दिस इज ऑल ड्यू टू डायफ्रिक्शन. दिस इज ऑल ड्यू टू डायफ्रिक्शन ऑफ लाइट. Now we will be going to study the cases of diffraction. Cases of diffraction. पहला केस हम लेते हैं. देखिए, सपोज मेरे पास इतने डिस्टेंस पे दो ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं A एंड B. इनको मुझे क्या करना है? रिजॉल्व करना है. इस तरह रिजॉल्व करना है कि अगर मैं इन दो ऑब्जेक्ट्स को देख रही हूं तो मेरी आईज का जो रेटिना है जिसपे इनकी इमेज बनेगी वो क्लियर इमेज बननी चाहिए. मुझे क्लियरली दिखना चाहिए कि यहाँ पर ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं. सपोज ये क्या है? ओपनिंग ऑफ माई आई एंड हेयर इज द रेटिना जिसके ऊपर इमेज बनेगी इन दो ऑब्जेक्ट्स की. देखिए क्या होगा जब लाइट आएगी तो ये पास होगी मेरी आई की ओपनिंग से. दिस इज बेसिकली आई ओपनिंग. दिस इज बेसिकली आई ओपनिंग. दिस इज रेटिना जिसके ऊपर इमेज बन रही है. एंड आफ्टर डायफ्रिक्शन हमें क्या दिखेगा? देखिए, हमें कुछ ऐसा पैटर्न दिखेगा इंटेंसिटी का, यानी कि इसका मैक्सिमा एंड इसका मैक्सिमा. मतलब हमें यहां पर दिखेगी ऐसी इमेजेस लाइक दिस. यू विल बी ऑब्जर्विंग 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स लाइक दिस. आप इजीली डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ओवरलैप नहीं कर रहे. तो यहां पर जो एंगल इस टाइम बन रहा है डेल्टा थीटा, ये दोनों क्या होंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे. दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ सेपरेशन एंड दिस केस इज नोन एज क्लियर कट केस ऑफ रेजोल्यूशन.
This case is known as clear cut case of resolution and this angle is known as angle of separation. इस एंगल पर हमें क्लियरली दिखेंगे ये दो ऑब्जेक्ट्स, मतलब मेरी आई इजीली रिजॉल्व कर सकती है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को. अब सेकेंड केस लेते हैं हम कि अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं टुवर्ड्स ईच अदर एंड इनका डिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है. बेसिकली ये कौन सा डिस्टेंस है? d. अगर ये डिस्टेंस d क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए. नाउ विल बी डिस्कसिंग केस 2. इसके केस में हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ज़्यादा पास आ चुके हैं. दिस इज आवर आई ओपनिंग एंड दिस इज स्क्रीन. इस कंडीशन में हमारे पास ये डायग्राम बनेगा एंड जो यहाँ पर एंगल होता है दैट इज नोन एज डेल्टा थीटा विच इज इक्वल्स टू दिस एंगल. एंड आप देख सकते हैं हमें रेटिना पे यानी कि हमारी आईज की स्क्रीन पे कुछ ऐसा डायग्राम दिखेगा. ऐसे डायग्राम के बाद मतलब दिस इज इंटेंसिटी डायग्राम. एक्चुअल में हमें ऑब्जेक्ट्स कैसे दिखेंगे? लाइक दिस. मतलब हमें दिखेंगे कि ये जो दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं ए एंड बी ये क्या कर गए हैं? ओवरलैप कर गए हैं. बट अभी भी हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ये कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? दे आर 2 ऑब्जेक्ट्स. बिकॉज अभी भी हमारे पास बाउंड्रीज डिफाइन हैं ये वाली. हमें पता चल जाएगा कि ये क्या हैं? 2 ऑब्जेक्ट्स. इस कंडीशन में जो डेल्टा थीटा होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रेजोल्यूशन. And the distance between A and B is called d minimum, which is called minimum distance of resolution. इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है? ध्यान से देखते हैं. देखिए जो हमारे पास ऑब्जेक्ट B का इंटेंसिटी ग्राफ है इसका जो मैक्सिमा है वो ओवरलैप कर रहा है A के फर्स्ट मिनिमा के साथ. आप देख सकते हैं जो ये ग्राफ है ये A का है एंड दिस कर्व इज फॉर B. B का मैक्सिमम पॉइंट इज दिस. B का मैक्सिमम पॉइंट इज दिस. ये ओवरलैप कर रहा है A के मिनिमा के साथ. दैट इज व्हेन मैक्सिमा ऑफ one object image overlaps with the minima of secondary image, then we get resolution effect. मतलब इस कंडीशन में भी हमें ये 2 ऑब्जेक्ट्स पता चलेंगे. इसके बाद थर्ड केस आता है जब ये ऑब्जेक्ट्स और ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं. विल बी ड्रॉइंग दैट केस. देखिए थर्ड केस में हमारे पास क्या आता है कि ये ऑब्जेक्ट्स और क्लोज आ गए हैं लाइक दिस. तो उस केस में हमारे पास क्या होता है? कुछ ऐसा ग्राफ बनता है. और जब ऐसा ग्राफ बनता है इंटेंसिटी का तो हमें इमेज कैसी दिखाई देती है? इमेज इज लाइक दिस. ये पूरे पोर्शन में हमें इंटेंसिटी दिखाई देती है. एंड इस केस में हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि 2 ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं बिकॉज आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग हो गई है. इस कंडीशन में जो डेल्टा थीटा एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ सेपरेशन. बेसिकली जो ये सेकंड केस था हमारा इसको हम बोलते हैं रिले लिमिटिंग केस ऑफ रेजोल्यूशन. रिले क्यों बोलते हैं? बिकॉज रिले वॉज अ साइंटिस्ट जिसने हमें ये केस के बारे में बताया था दैट दिस इज नोन एज द लिमिटिंग केस ऑफ रेजोल्यूशन. इस केस में क्या है? हम 2 ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख सकते. सो दिस इज क्लियर कट केस ऑफ नॉन रेजोल्यूशन. दिस इज क्लियर कट केस ऑफ नॉन रेजोल्यूशन और यू कैन से दिस इज द केस ऑफ ओवरशैडोइंग. दिस इज द केस ऑफ ओवरशैडोइंग. एंड इसके केस में आप देखिए क्या है कि जो
इसका यानी कि बी का जो मैक्सिमा है एंड ए का जो मैक्सिमा है, बेसिकली मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि जो बी का मिनिमा पॉइंट होगा वो ए के मैक्सिमम से भी ज़्यादा अंदर चला जाएगा। इसका ए का मैक्सिमम हमारे पास ये था एंड बी का मिनिमा आप देखिए यहाँ पर पहुँच चुका है। तो जब ऐसा केस हो जाए तो इसको हम बोलते हैं ओवर शेडोइंग एंड इस केस में हमारी जो आईज होती हैं इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती हैं, राइट। सो दिस इज द केस ऑफ ओवर शेडोइंग. Now we are going to discuss about conditions of resolution. पहली कंडीशन क्या आएगी हमारे पास, हमने डायग्राम देखा था अभी, लाइक दिस. ये डायग्राम बना था हमारे पास दो सोर्सेज का, दो सोर्स की इमेजेस का. तो इसकी पहली कंडीशन थी दैट two images or you can say two objects are said to be resolved when central maxima of first falls on secondary image minima. सेकेंड कंडीशन क्या है हमारे पास, दैट द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स should be minimum, that is d minimum, which is called distance of minimum resolution. एंड थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास, द एंगल ऑफ रेजोल्यूशन शुड बी डेल्टा थीटा. डेल्टा थीटा इज बेसिकली नोन एज द एंगल ऑफ रेजोल्यूशन, जिसमें हमें ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो दो पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट्स थे यहाँ पर ए एंड बी, वो डिफरेंट दिखाई देंगे, वो सेम दिखाई नहीं देंगे. मतलब उनकी जो इमेज बनेगी वो हमें कुछ ऐसी दिखाई देगी, फर्स्ट केस में ऐसी दिखाई दे रही थी एंड लिमिटिंग केस में हमें कैसी दिखाई देगी, कुछ ऐसी. अब देखिए हमने बात करनी है रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की. तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि ह्यूमन आई, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इन सब के लिए जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो डिफरेंट होती है. तो हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से द रिजॉल्विंग पावर ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. देखिए अब हमने तीन केसेस डिस्कस करे थे डायफ्रेक्शन के. केस 1 में हमारे पास डेल्टा थीटा की वैल्यू जो आ रही थी वो क्या थी, मैक्सिमम थी. तो हमें क्या पता चला कि जब डेल्टा थीटा मैक्सिमम होगा तो हम इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं दो ऑब्जेक्ट्स को. बट अगर बात तो ये है कि अगर मेरे पास डेल्टा थीटा कम है फिर भी अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को इजीली देख सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है. कि अगर डेल्टा थीटा लेस भी हो तो उसके केस में भी अगर हम रिजॉल्व कर सकें, इवन देन वी आर एबल टू रिजॉल्व टू ऑब्जेक्ट्स, देन वी विल से रिजॉल्विंग पावर ऑफ दैट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज हाई. तो यहां से हमें क्या पता चला, दैट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर is inversely proportional to delta theta और minimum distance. अब बात करते हैं इस केस की जब हमारे पास सिंगल स्लिट डायफ्रेक्शन हो रही थी. इसके केस में हमारे पास सेंटर में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बन रही थी एंड ऊपर नीचे दोनों डार्क पॉइंट्स बन रहे थे, राइट. एंड ये एंगल क्या था, डेल्टा थीटा. दिस इज बेसिकली व्हाट, द रिजॉल्विंग एंगल. एंड जो ए बी स्लिट का डिस्टेंस है मैंने यहाँ पर लिया है स्मॉल ए, विच इज नोन एज द एपर्चर. हमने लास्ट वीडियो में ये क्या लिया था, स्मॉल डी लिया था. उस केस में मैंने आपको बताया था दैट ए ले लीजिए या स्मॉल डी ले लीजिए, सेम नोटेशन रखनी है आपको, ठीक है. तो अब यहाँ पर डेल्टा थीटा क्या होता है, लैम्डा बाय ए, वेयर लैम्डा इज नोन एज द वेवलेंथ एंड ए इज नोन एज द एपर्चर. ये कौन से केस में है, जब हमारे पास स्लिट हो लाइक दिस.
बट अगर हमारे पास सर्कुलर एपरेचर है, कैसा है, सर्कुलर एपर्चर है, तो इस केस में जब हमारे पास लाइट अंदर जाएगी तो हमें इमेजेस कैसे दिखाई देंगी, इमेजेस दिखाई देंगी कुछ इस तरीके से। सेंट्रल विल बी ब्राइट, देन इस रीजन में कोई भी नहीं होगा, डार्क होगा। जहां जहां मैं ये ड्रॉ कर रही हूं इस लाइन से, इसका मतलब है ये ब्राइट फ्रिंज है। वाइट एरियाज आर फॉर डार्क, कॉन्जिक्यूटिवली ऐसे हमें फ्रिंजेस दिखाई देंगी सर्कुलर एपर्चर के केस में। एंड इसके केस में डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.22 लैम्डा बाय ए। डेल्टा थीटा इज बेसिकली नोन एज द एंगल ऑफ सेपरेशन। एंड जब आप रिजॉल्विंग केस की बात करेंगे, कौन से रिजॉल्विंग केस की बात करेंगे, लिमिटिंग केस की, तो उसके केस में भी ये वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, विच इज नोन एज द रिजॉल्विंग एंगल, या आप बोल सकते हैं इसको एंगल ऑफ रेजोल्यूशन और एंगल ऑफ रेजोल्यूशन। अगर हम ह्यूमन आई की बात करें, ह्यूमन आई इज ऑल्सो एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ह्यूमन आई के केस में ये डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या रहती है, दिस डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू 1/60 डिग्री और यू कैन से 1 मिनट। अगर हमारा डेल्टा थीटा इससे कम हो जाएगा तो हमारी जो आईज हैं किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगी। कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स अगर यहाँ पर ऐसे ए एंड बी प्लेस हैं, अगर एंगल हमारे साथ डेल्टा थीटा ये बना रहे हैं हमारी आईज के साथ लेस देन दिस एंगल, तो हमारी आईज को ये दो ऑब्जेक्ट्स दो ना दिखकर कैसे दिखेंगे, लाइक दिस, ओवरलैप दिखेंगे एंड वी विल बी सीइंग दिस एज वन ऑब्जेक्ट। अब हम बात करने जा रहे हैं रिजॉल्विंग पावर की इन केस ऑफ अनदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स विच आर नोन एज टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इन केस ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप के केस में हमारे पास क्या होता है, सर्कुलर ओपनिंग ही होती है एंड हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस की। बेसिकली हमने पढ़ा था टेलीस्कोप में दो टाइप के लेंसेज होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस हमारे पास कहाँ होता था, बिल्कुल ऑब्जेक्ट के पास होता था। तो इसके केस में हमारे पास जो डेल्टा थीटा की वैल्यू आती है वो आती है 1.22 लैम्डा बाय ए, वेयर लैम्डा इज नोन एज वेवलेंथ एंड ए इज नोन एज अपर्चर। सिमिलरली सेम वैल्यू आती है हमारे पास जो हमने पहले फाइंड करी अभी डेल्टा थीटा की। एंड रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, 1 अपॉन डेल्टा थीटा, सो इट विल बी ए अपॉन 1.22 लैम्डा। दिस इज द रिजॉल्विंग पावर इन केस ऑफ अ टेलीस्कोप। This is a very important formula for the numerical point of view. Next moving on to microscope. Microscope के केस में हमारे पास क्या होता है, एक लेंस ही होता है, this is an objective lens. एंड इसके केस में जो हम ऑब्जेक्ट रखते हैं वो एग्जैक्टली बिल्कुल थोड़ा सा पीछे रखते हैं प्रिंसिपल फोकस से, राइट। अप्रॉक्सीमेटली हम यू का डिस्टेंस क्या मानते हैं, f0 ही मानते हैं, विच इज द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। एंड इसका जो अपर्चर होता है दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल डी, दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल डी। एंड इसके केस में ये जो कोन बन रहा है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू दिस लेंस, ये टोटल एंगल बनाता है 2 बीटा का एंड हाफ एंगल इज हेयर नोन एज बीटा। एंड जो इमेज बन रही है यहाँ पर, इट इज फॉर्मिंग एट एन एंगल ऑफ डेल्टा थीटा एंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इज वी, राइट। इसके केस में हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा tan ऑफ बीटा का। अगर हम सिंपल ये वाली ट्राइंगल ले ओ ए बी, तो हमारे पास ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। तो अगर हम इस ट्राइंगल में फाइंड करने जाएंगे tan ऑफ बीटा, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आएगा tan ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू कैपिटल D/2 f0, वेयर f0 इज अ फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। मूविंग ऑन टू द d मिनिमम, यानी कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो उनमें कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए ताकि हमारे पास जो माइक्रोस्कोप है उनकी इमेजेस को रिजॉल्व कर सके, यानी कि वो दो ऑब्जेक्ट्स हमें डिस्टिंक्ट दिखे फ्रॉम माइक्रोस्कोप। तो इसकी वैल्यू होती है 1.22 लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन बीटा, वेयर म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर यहाँ पर कोई मटेरियल है, सपोज ग्लास का मटेरियल है या फिर आप बोल लीजिए वाटर का मटेरियल है, तो उसके केस में जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा इसकी वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, 1 अपॉन डी मिनिमम, तो इसका रिवर्स हो जाएगा। रिजॉल्विंग पावर विल बी 2 म्यू साइन बीटा अपॉन 1.22 लैम्डा। इस वैल्यूज को आपको ऐसे ही क्रैम करना है,
न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं इस पे डायरेक्टली, आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप इजीली निकाल सकते हैं वैल्यूज। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स से क्या मतलब है, देखिए हमने ये पढ़ा था सिंगल स्लिट डायफ्रेक्शन। इसके केस में अगर रे ऑप्टिक्स वैलिड होती, अगर रे ऑप्टिक्स वैलिड होती तो हमें इमेज कहाँ पे मिलती, सिर्फ इतने रीजन में, यानी कि इमेज हाइट हमेशा सेम रहती। दिस ब्लू पार्ट इज फॉर रे ऑप्टिक्स। बट हमने पढ़ा कि सिंगल स्लिट में क्या होता है, डायफ्रेक्शन का इफेक्ट होता है, एंड डायफ्रेक्शन के केस में आपको पता है कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलती है एंड आसपास हमें ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं। तो आप क्या देखेंगे कि कुछ ऐसा सा पैटर्न बनता है हमारे पास, एंड दिस पैटर्न इज वैलिड फॉर वेव ऑप्टिक्स। सो द क्वेश्चन वॉज कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब रे ऑप्टिक्स के साथ इमेज बन रही है एंड कब वेव ऑप्टिक्स के साथ इमेज बन रही है। तो फ्रेजनल नाम का एक साइंटिस्ट था, फ्रेजनल, उसने क्या बोला, दैट टिल द इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी कि इतने डिस्टेंस तक, ए बी डिस्टेंस तक आप जब देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट तक अगर हम देखेंगे तो हम वहां पे लगाएंगे रे ऑप्टिक्स को एंड हमें इक्वल हाइट मिलेगी इमेजेस की यहां तक हमें इक्वल हाइट मिलेगी। बट अगर हम इसके आगे की बात करें, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट के आगे की बात करें, तो आगे हम लगाएंगे वेव ऑप्टिक्स को। यहां पर इमेज ग्रेटर होती जाती है, जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे आप देखिए ग्रेटर होती जाएगी इमेज। ए बी के आगे इमेज साइज इज इंक्रीजिंग, तभी हमें यहाँ पे क्या दिखता है, डायफ्रेक्शन पैटर्न्स दिखाई देते हैं। सो ये जो मिनिमम डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं ZF, विच इज नोन एज द फ्रेजनल डिस्टेंस, एंड इसकी वैल्यू होती है a²/λ, वेयर a इज नोन एज द एपर्चर and lambda is the wavelength. So this is also a very important formula. इसके ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है। ZF is basically known as the Fresnel distance because ये किसने बताया था हमें, फ्रेजनल ने बताया था, इसीलिए इस डिस्टेंस का नाम क्या पड़ गया, फ्रेजनल डिस्टेंस। एंड इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है फिनिश। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं अबाउट पोलराइजेशन ऑफ लाइट। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन दिस चैनल, दैट इज IWIS।